हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 9 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कैसी जगह है ये? कोई है यहाँ? प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। नैना पागलों की तरह लोहे की रॉड्स को हिलाने लगी। लोहे के टकराने की आवाज़ उस वीरान हॉल में गूंज रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नैना के चेहरे पर पसीना और डर साफ दिख रहा था। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी कुछ देर पहले वो सड़क पर थी और अब इस लोहे के पिंजरे में कैसे आ गई। तभी हॉल के एक कोने में भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए खुला। रोशनी की एक पतली सी किरण के साथ 4 लड़कियां अंदर दाखिल हुई। उन्हें लड़कियां कहना शायद गलत होता। उनकी बलिष्ठ मांसपेशियां, चेहरे पर जमी क्रूरता और आंखों की ठंडक चमक साफ बता रही थी कि वे पेशेवर केज फाइटर्स थे। उन चारों ने अपने हाथों में लेदर की फाइटिंग ग्लव्स पहन रखे थे। नैना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह पीछे की ओर हटी जब तक कि उसकी पीठ ठंडी लोहे की जाली से नहीं जा टकराई। वह कांपती आवाज में, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? क्या चाहती हो मुझसे? उन चारों में से एक, जिसके चेहरे पर एक गहरा निशान था, भारी और कर्कश आवाज में बोली, यहाँ सवाल नहीं किए जाते, यहाँ सिर्फ लड़ा जाता है। तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। नैना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरानी से, फाइट? तुम पागल हो गई हो? देखो मेरी हालत, मैंने ये भारी लहंगा पहना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, और तुम कह रही हो कि मैं तुम चारों से लड़ूं? मैं नहीं लड़ सकती। दूसरी फाइटर बोली, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अपनी जान बचानी है तो हाथ उठाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। नीचे रिंग में नैना दहशत से चारों तरफ देख रही थी और ऊपर एक अंधेरे केबिन में मृत्युंजय रनावत बैठा था। चेहरे पर ब्लैक गॉगल्स, एक हाथ में जलती हुई सिगरेट और आंखों में बर्फ जैसी ठंडक। उसके चेहरे पर नैना की बेबसी देखकर एक सिकन तक नहीं थी। पास ही खड़ा अगस्त्या यह सब देखकर बेचैन हो रहा था। वह धीमी लेकिन परेशान आवाज में पूछा, एमजे, क्या यह सच में जरूरी है? वह एक अकेली लड़की है और वो चारों ट्रेंड किलर फाइटर्स है। वह इनसे कैसे लड़ेगी? अगर उसे कुछ हो गया तो? मृत्युंजय ने सिगरेट का एक लंबा कस लिया और धुएं को बहुत धीरे से हवा में छोड़ते हुए बोला, अगर कुछ हो गया तो यहाँ से उसकी लाश बाहर जाएगी, और अगर वह जिंदा बच गई तभी उसे अपने जिंदा होने पर अफसोस होगा। अगस्त्या ने उसे हैरत से देखा। उसे मृत्युंजय की बातों में कोई इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एमजे, तुम उसे मारना चाहते हो या उसे डराना? आखिर चाहते क्या हो? मृत्युंजय, जिसकी आवाज में एक खतरनाक खनक थी, वह बोला, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ अगस्त्या। नैना रघुवंशी के अंदर जो वह रघुवंशी गौरव है ना, उसे मिट्टी में मिलाना चाहता हूँ। उसे मेंटली टॉर्चर देने के लिए पहले उसका शरीर तोड़ना जरूरी है। जब जिस्म का दर्द सीधा उसके दिमाग पर चोट करेगा तो उसकी सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी, और जब वह पूरी तरह सुन्न पड़ जाएगी तब वह वही करेगी जो मृत्युंजय रनावत चाहेगा। उसने अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में कुचलते हुए अगस्त्या की ओर देखा। और वैसे भी अगस्त्या, मुझे मेरे काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि शांति से बैठो और इस फाइट का आनंद लो। ये तो बस शुरुआत है। अगस्त्या खामोश हो गया। उसे समझ आ गया था कि नैना जिस जाल में फंसी है वह सिर्फ लोहे का नहीं, बल्कि मृत्युंजय रनावत के पागलपन का है। अब उन लड़कियों ने नैना के किसी भी सवाल का जवाब देना बंद कर दिया। अचानक उनमें से एक ने नैना पर गुस्सा चलाया। नैना फुर्ती से पीछे हटी, लेकिन उसका लहंगा फर्श से अटक गया। अगले ही पल वह जोर से गिर पड़ी। चारों लड़कियों के होठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। नैना की आंखें आंसुओं से भर आई। आज वो सच में टूट गई थी। वह पहली बार खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन यह जगह रोने के लिए नहीं थी। वह लड़खड़ाते हुए उठी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो दांत भींचते हुए बोली, ठीक है, जब मरना ही है तो नैना रघुवंशी पहले मौत से लड़ेगी। और फिर फाइट शुरू हो गई। चारों लड़कियां उस पर टूट पड़ी। घुसे, लाते, घुटने,
लेकिन वे एक बात का खास ख्याल रख रही थी, वे उसके चेहरे पर वार नहीं कर रही थी। सारे वार सिर्फ उसके शरीर पर, वो भी वहाँ जहाँ वो सबसे ज्यादा मजबूत थी। उन्हें साफ हिदायत थी, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। वही नैना भारी लहंगे में जकड़ी हुई थी, उनसे ऐसे लड़ रही थी जैसे वह खुद कोई ट्रेंड फाइटर हो। वह गिरती, फिर उठती, फिर वार करती। उसका शरीर हार रहा था, लेकिन उसकी रूह अभी नहीं। पूरे 1 घंटे तक मौत का तांडव चला। नैना का शरीर छलनी हो चुका था। लहंगे के तार और मोती रिंग में चारों ओर बिखरे पड़े थे। उसकी सांसें उखड़ रही थी और आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा था। वह हार मानकर गिरने ही वाली थी कि अचानक चारों फाइटर लड़कियां बिना कुछ कहे एक कतार में खड़ी हुई और पिंजरे से बाहर निकल गई। सन्नाटा छा गया। नैना ने सोचा कि शायद खेल खत्म हो गया। उसकी आंखें मूंदने ही वाली थी, तभी ठीक उसके पिंजरे के बगल में एक दूसरा लोहे का घेरा था। उसे देखते ही नैना के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी थकान, उसका दर्द, उसकी बेबसी सब एक पल में गायब हो गई। वो झटके से उठकर बैठ गई। उसकी फटी हुई आंखें सामने जम गई। कुणाल! नैना की चीख पूरे हॉल की दीवारों से टकराकर वापस लौटी। वहां कुणाल बेजान पड़ा था। उसका शरीर धूल से भरा था, वह होश में नहीं था। नैना पागलों की तरह लोहे की रॉड को पीटने लगी। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, पर उसे परवाह नहीं थी। वह रोते हुए, कुणाल, कुणाल आंखें खोलो, देखो, देखो मैं यहाँ हूँ कुणाल। पर कुणाल और नैना के बीच की दीवारें न सिर्फ लोहे की थी, बल्कि वे साउंड प्रूफ कांच से भी ढकी थी। नैना की आवाज कुणाल तक नहीं पहुंच रही थी। तभी उस ठंडी और वीरान जगह पर एक भारी सर्द आवाज गूंजी, नैना रघुवंशी। यह आवाज इतनी गहरी थी कि नैना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से अपना सिर घुमाया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और लोहे की जालियां थी। कोई इंसान कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन हो तुम? सामने आओ। हिम्मत है तो बुजदिलों की तरह छुपकर वार मत करो, सामने आकर बात करो। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्यों हमें यहाँ कैद करके रखे हो? तभी ऊपर की एक मध्यम लाइट जली। रिंग के ठीक ऊपर बने वीआईपी केबिन का शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ। वहां एक मखमली कुर्सी पर मृत्युंजय शान से बैठा था, हाथ में सिगार और आंखों में ठंडी नफरत। उसने सिगार का धुआं छोड़ते हुए मुस्कुराकर नैना की तरफ देखा। वह उठा और उसके कदम जैसे जैसे नैना की तरफ बढ़ रहे थे, दोनों की धड़कनें बेवजह तेज होती जा रही थी। हालांकि दोनों ने इस बदलाव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, या शायद उन्हें अपनी ही धड़कनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि आज के हालात दिल के फैसलों के हक में नहीं था। आज तो हर धड़कन के ऊपर नफरत, बदले और अतीत का शोर था, और ऐसे शोर में दिल की आवाज कौन सुनता है? वह अगले ही पल ठीक नैना के सामने था। कुछ पल के लिए वहां की हवा ठहर गई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पर टिकी थी। 20 साल, पूरे 20 साल लग गए थे इस फासले के निशान मिटाने में, या शायद वह निशान कभी मिटे ही नहीं थे। किस्मत कहे या साजिश, लेकिन मृत्युंजय और नैना को एक दूसरे के सामने आने में पूरे 20 साल लग गए थे। वह दोनों आज आमने सामने थे। वही मृत्युंजय, उसकी आंखों के पीछे एक पूरा तूफान चल रहा था। हजारों यादें, हजारों जख्म, हजारों अधूरे सवाल। लेकिन उसने आंखों पर काले चश्मे लगा रखे थे, ताकि नैना उसकी आंखों में छुपी नफरत, दर्द और इंतकाम कुछ भी ना पढ़ सके। उसका चेहरा इस वक्त बिल्कुल पत्थर की तरह शांत था। ना कोई एक्सप्रेशन, ना कोई गुस्सा, ना कोई नरमी। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ मृत्युंजय के कानों में 20 साल पहले की एक बहुत ही प्यारी सी आवाज गूंज उठी, त्रिशा आंटी, देखिए हमारी गुड़िया कितनी प्यारी है। छोटा सा मृत्युंजय अपनी नन्ही सी मुट्ठी में नैना की उंगली थामे खड़ा था। वह बोला, त्रिशा आंटी, मृत्युंजय हमेशा इसकी रक्षा करेगा। यह मेरे लिए भगवान की सबसे बड़ी गिफ्ट है। त्रिशा, जो उस वक्त खुश लग रही थी, उसने झुककर मृत्युंजय के गाल को सहलाया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो तुम नैना के प्रोटेक्टर बनोगे? छोटा मृत्युंजय बोला, हाँ आंटी, मैं इसका प्रोटेक्टर हूँ। मैं इसे एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। लेकिन आप भी मुझसे वादा कीजिए,
आप कभी मुझसे मेरी नैना को दूर नहीं करेंगी। पास ही खड़ी मृत्युंजय की माँ यह सुनकर हंस पड़ी। वह बोली, अभी इतने छोटे हो और अभी से अपनी नैना को लेकर इतने पॉजेसिव हो। नैना तो अभी बहुत छोटी है बेटा। तभी नैना की तीखी आवाज़ उसे यादों के भंवर से वर्तमान में खींच लाया। वह उसे देख तो रही थी, पर उसकी आंखों में पहचान नहीं बल्कि दहकती हुई नफरत और अनगिनत सवाल थे। वह दांत पीसते हुए गरजती आवाज में बोली, कौन हो तुम और क्यों हमें यहाँ जानवरों की तरह कैद कर रखा है? मैंने आज से पहले तुम्हें कभी नहीं देखा और जहाँ तक मैं जानती हूँ कुणाल का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या चाहते हो हमसे? पैसा, जायदाद, क्या चाहिए तुम्हें? मृत्युंजय बिना पलक झपकाए नैना के चेहरे को देख रहा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, पर उसकी आंखों में आग रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। वह लहंगे में भी किसी घायल शेरनी की तरह दिख रही थी। मृत्युंजय के चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान उभरी। वह ठंडी और सपाट आवाज में बोला, मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें, अभी इसी वक्त। जैसे बिजली गिरी हो वहां नैना का शरीर कांप उठा। उसके कानों में मृत्युंजय के शब्द पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसकी सांसें तेज चल रही थी। अभी कुछ ही घंटे पहले वह वरुण के साथ जबरन तय की गई शादी से भागकर आई थी, क्योंकि वह किसी अजनबी की गुलाम नहीं बनना चाहती थी। और अब नियति ने उसे फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया था, पर इस बार जंजीरें और भी मजबूत थी। वह चीखते हुए बोली, अपनी बकवास बंद करो। तुम पागल हो गए हो क्या? देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मेरे कुणाल को भी छोड़ दो। तुम शायद जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अगर मेरे भाइयों को पता चला कि तुमने मुझे यहाँ कैद किया है तो वह तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। नैना के इस धमकी पर मृत्युंजय खामोश नहीं रहा। अचानक उस सीलन भरे हॉल में उसकी खौफनाक हंसी गूंज उठी। वह हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि नैना का कलेजा कांप गया। वह हैरत से उसे देख रही थी। अचानक मृत्युंजय की हंसी रुक गई। उसने अपनी बर्फीली नजरें उस पर गड़ाई, जैसे वह उसे अपनी आंखों की आग से जला देना चाहता हो। रघुवंशी, इसी रघुवंशी होने पर बहुत घमंड है ना तुम्हें? और क्या कहा? तुम्हारे भाई। चलो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। इस शादी के बाद मैं तुम्हें खुद रघुवंशी विला लेकर जाऊंगा। देखते हैं तुम्हारे वह दोनों भाई मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। वह नैना के और करीब आया, इतना पास कि नैना उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। मृत्युंजय की आंखों में आग थी। फिलहाल हमारे पास वक्त नहीं है बेबी। शादी के जोड़े में तो तुम पहले से ही हो। बस एक पेपर साइन करना है और चंद फेरे, बहुत आसान है। नैना भी कहाँ किसी से कम थी। वह भी हिम्मत जुटाकर बोली, और अगर मैं ना करूँ तो क्या कर लोगे तुम? नैना को लगा था कि वह चिल्लाएगा, पर मृत्युंजय के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान आ गई। वह बहुत नरम लहजे में बोला, ओके, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करने वाला। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक चुटकी बजाई। नैना को लगा वह हार मान गया, पर अगले ही पल नैना की चीख निकल गई। हॉल के अंधेरे कोने से एक भारी जंजीर के घिसटने की आवाज आई। मृत्युंजय का एक आदमी एक ऐसे जानवर को लेकर बाहर आया जिसे देखकर नैना का खून जम गया। वह कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि एक विशाल और खूंखार तिब्बती मास्टिफ था, जो दिखने में किसी जंगली बाघ जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में खून सवार था और उसके मुंह से टपकती लार यह बता रही थी कि उसे कई दिनों से भूखा रखा गया था। वह जानवर सीधा कुणाल के पिंजरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुणाल अभी भी बेहोश था, अपनी मौत से बेखबर। वो शिकारी जानवर अपनी भारी सांसें कुणाल के चेहरे के करीब ले गया, मानो बस गले पर वार करने ही वाला हो। नैना की आवाज गले में ही फंस गई। क्या क्या कर रहे हो तुम? उसे रोको, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? क्यों करे हुए सब? प्लीज हटाओ उसे वहां से। मृत्युंजय ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक रूह कपा देने वाली शांति थी। समय नहीं है मेरे पास बेबी। मेरा यह पालतू बहुत दिनों से भूखा है। अगर तुमने ना कहा तो इसे आज रात एक ताज़ा और गर्म मांस खाने को मिलेगा। फैसला करो। तुम्हारी एक हाँ कुणाल को जिंदगी देगी और तुम्हारी ना इसे इस जानवर का निवाला बना देगी।
नैना के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जिस इंसान के सामने खड़ी है वह इंसान है या कोई शैतान। उसके पास सोचने, भागने या लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आज पहली बार उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि काश वो वीला से न भागती तो कुणाल इस खतरे में ना पड़ता। तुम जीत गए। मैं तैयार हूँ। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। बस कुणाल को छोड़ दो। प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाओ। नैना की बात सुनते ही मृत्युंजय के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। उसने एक हाथ उठाया और वह खूंखार जानवर तुरंत पीछे हटकर बैठ गया। वह बोला, समझदार लड़की हो, पेपर लाओ। नैना के कांपते हाथों में वह सफेद कागज मौत के फरमान की तरह पड़ा था। उसके धुंधले पड़ते दिमाग के बीच मृत्युंजय की सर्द आवाज गूंजी, पेपर पढ़ लो नैना रघुवंशी, वरना बाद में यह मत कहना कि रनावत ने तुम्हें धोखे में रखा है। नैना कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तभी मृत्युंजय के इशारे पर एक सख्त चेहरे वाली औरत आगे आई और उसने ऊंची आवाज में उस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पढ़नी शुरू कर दी। हर एक शब्द नैना के वजूद पर कोरी की तरह पड़ रहा था। पहला, यह शादी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसे खत्म करने का अधिकार सिर्फ बॉस के पास होगा। नैना अपनी मर्जी से आज़ाद नहीं हो सकती। दूसरा नियम, आज से नैना की हर सांस, हर कदम, हर फैसले पर सिर्फ मृत्युंजय रनावत का हक होगा। बिना उसकी इजाज़त के वह एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तीसरा नियम, नैना रनावत घर की बहू नहीं बल्कि बॉस की निजी संपत्ति होगी। उसे एक गुलाम की तरह हर हुक्म का पालन करना होगा। चौथा नियम, वह अपने परिवार या कुणाल से कभी कोई संपर्क नहीं रखेगी। उसके लिए उसकी पिछली दुनिया मर चुकी है। पांचवा नियम, यदि नैना ने एक भी शर्त तोड़ी तो मृत्युंजय को उसे शारीरिक या मानसिक सजा देने का पूरा अधिकार होगा। छठा नियम, वह कभी अपने दादा या भाइयों से मदद नहीं मांगेगी और ना ही किसी और से। सातवां नियम, वह अब नैना रघुवंशी नहीं बल्कि प्रॉपर्टी ऑफ मृत्युंजय रनावत कहलाएगी। आठवां नियम, उसे मृत्युंजय के हर काले सफेद कारनामे में उसका साथ देना होगा, चाहे उसकी अंतरात्मा कुछ भी कहे। नौवां नियम, उसे अपनी पसंद, नापसंद और आत्मसम्मान को इस पिंजरे के बाहर छोड़कर आना होगा। और अंतिम नियम, यदि नैना रघुवंशी ने इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी शर्त को तोड़ा, भागने का प्रयास किया या खुद को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई तो इसका पूरा दोष उसकी मां त्रिशा रघुवंशी पर मढ़ा जाएगा। मृत्युंजय रनावत के पास ऐसे सबूत और दस्तावेज तैयार है जो तुम्हारी मां को पुराने झूठे फ्रॉड और साजिशों के तहत 10 सालों की कठोर जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। पूरी शर्तें सुनने के बाद नैना की रूह कांप गई। यह शादी नहीं, यह एक लीगल टॉर्चर था। उसने अपनी सूजी हुई आंखों से मृत्युंजय को देखा, जो बड़े सुकून से खड़ा उसकी तबाही का तमाशा देख रहा था। नैना फफकते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मॉम बेगुनाह है, तुम उन्हें झूठे केस में नहीं फंसा सकते। मृत्युंजय एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बेगुनाही और गुनाह का फैसला अदालत करती है नैना रघुवंशी, और अदालत सबूतों पर चलती है। जो मेरे पास है, तुम्हारी एक भी गलती और तुम्हारी माँ की अगली 10 दिवाली जेल के उस काली कोठरी में मनेगा जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुँचती है। पेपर साइन करो नैना रघुवंशी, मेरा कुत्ता बहुत भूखा है। नैना ने बंद पिंजरे में कुणाल को देखा और बंद आंखों से उस गुलामी के कागज पर साइन कर दिए। जैसे ही पेन की स्याही कागज पर उतरी, नैना के स्वाभिमान का कत्ल हो गया। मृत्युंजय ने वह कागज हाथ में लिया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, वेलकम टू हेल मिसेज रनावत, और अगले ही पल उसकी कलाई कसकर पकड़ ली और उसे घसीटते हुए बाहर की ओर ले चला। नैना बिना कोई विरोध किए उसके साथ चलती रही। अब उसके अंदर ना तो विरोध करने की ताकत बची थी, ना ही कुछ कहने की हिम्मत। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होते ही वह पूरी तरह से उसकी कैद में आ चुकी थी। हॉल के बीचों बीच एक मंडप सजा हुआ था। पंडित जी अग्निकुंड के सामने बैठे थे। मृत्युंजय नैना को सीधे वहीं ले जाकर बैठ गया और वो भी चुपचाप उसके पास बैठ गई।
उसकी आंखें पत्थर की तरह जमी हुई थी, शरीर बेजान था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ पिंजरे में बेहोश पड़े कुणाल पर टिकी थी। मृत्युंजय ने उसकी नजरों का पीछा किया। उसकी मुठ्ठियां गुस्से से कस गई। उसे अंदर ही अंदर आग लग रही थी, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और पंडित जी से कहा, शुरू कीजिए। पंडित जी ने विवाह की विधि शुरू कर दी। वर वधू अग्नि के फेरे के लिए खड़े हो। कुछ ही पलों में रस्में पूरी हो गई। मृत्युंजय ने मुट्ठी भर सिंदूर उठाया और नैना की मांग में भर दिया। नैना की नजरें अभी भी कुणाल पर थी, पर जैसे ही सिंदूर उसकी मांग में गिरा, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। सिंदूर के कुछ कण उसके नाक और गाल पर भी गिर पड़े। बेजान चेहरे पर भी वो किसी मूर्ति की तरह खूबसूरत लग रही थी। एक पल के लिए मृत्युंजय बस उसे देखता ही रह गया। उसे लगा जैसे उसने किसी परिंदे को नहीं बल्कि पूरी कायनात को जीत लिया है। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें हटा ली और ठंडे लहजे में बोला, शादी संपन्न हुआ मिसेज नैना मृत्युंजय रनावत। फिर उसका हाथ थामे उसे बाहर ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, नैना एक कदम भी उसके साथ नहीं बढ़ी। वह किसी पत्थर की मूरत की तरह वहीं जमी रही। मृत्युंजय ठिठका, उसकी भौवें तन गई और उसने एक झटके से पीछे मुड़कर उसे देखा। नैना की नजरें जमीन पर पड़ी थी। उसकी आवाज़ थरथरा रही थी, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मैं कुणाल को देखना चाहती हूँ, मुझे एक बार उसके पास जाने दो। यह सुनते ही मृत्युंजय के अंदर जैसे आग भड़क उठी। जिस कलाई को वह अब तक बस थामे हुए था, उस पर उसकी पकड़ अचानक कस गई। नैना को दर्द हुआ, लेकिन उसने होठों से कोई आवाज़ नहीं निकाली। मृत्युंजय की आवाज़ जहर बन चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट का हर शब्द शायद तुम भूल चुकी हो। उसमें साफ लिखा है कि अब तुम्हारा रिश्ता ना कुणाल से है ना किसी और से। जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक तुम किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने उसका नाम लेने की? नैना ने धीरे से अपनी पलकें उठाई। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मृत्युंजय उसे उसी बेरुखी से देख रहा था। नैना ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ जोड़े, जबकि उसकी एक कलाई अब भी उसकी गिरफ्त में थी। फिर भी कांपती आवाज़ में बोली, बस एक बार, उसके बाद मैं कभी अपनी जुबान से कुणाल का नाम नहीं लूँगी। प्लीज़ मुझे एक बार उसे देख लेने दो। मृत्युंजय की मुठ्ठियाँ गुस्से से भींच गई। कुछ पल वह बस उसे घूरता रहा। फिर जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर उसने अचानक नैना की कलाई छोड़ दी और ठंडे लहजे में बोला, जाओ देख लो, अपनी तरफ मिटा लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी हर तरफ की मंजिल सिर्फ मैं हूँगा। नैना ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह अपनी भारी लहंगे को संभालते हुए लड़खड़ाते पैरों से उस पिंजरे की ओर भागने लगी। मृत्युंजय वहीं खड़ा रहा। उसकी मुठ्ठियाँ कसी हुई थी और उसकी आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो रही थी। नैना पिंजरे के अंदर कुणाल के पास घुटने के बल बैठ गई। उसका हाथ कुणाल को छूने के लिए तड़प रहे थे, पर अपनी मांग में भरे मृत्युंजय के नाम के सिंदूर को देखकर उसने अपने हाथ वापस खींच लिए। उसकी पत्थर बन चुकी आंखों से एक बार फिर आंसुओं का सैलाब बह निकला। भराई आवाज़ में वह बोली, मुझे माफ़ कर देना कुणाल। मैं जानती हूँ जब तुम होश में आओगे और मुझे इस हालत में देखोगे तो तुम्हारा दिल छलनी हो जाएगा, तुम टूट कर बिखर जाओगे। वह एक पल को रुकी, सांस संभाली, फिर बोली, हमारे रिश्ते में प्यार से ज़्यादा भरोसा था। तुमने कभी मुझ पर हक जताने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन तुम्हें मेरी वफा पर पूरा यकीन था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। और आज मैं वही वफा तोड़ चुकी हूँ। उसकी आवाज़ काँप गई। अब मैं तुम्हारी नैना रघुवंशी नहीं हूँ, अब मैं किसी और की जागीर बन चुकी हूँ। उसने कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछे। मुझे गलत मत समझना, मेरी मजबूरी पर एक बार फिर भरोसा कर लेना, और अगर हो सके तो अपनी नैना को माफ़ कर देना। उसने कुणाल के चेहरे को आखिरी बार देखा, फिर बहुत धीमी आवाज़ में बोली, अलविदा कुणाल, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वह पिंजरे से बाहर निकल गई। ऊपर केबिन की रेलिंग पर खड़ा अगस्त्या ये सब देख रहा था। वह नीचे नहीं आया, पर उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसे उन दोनों की यह हालत देखकर तकलीफ हो रही थी, लेकिन एमजे के प्रति उसकी वफादारी और विश्वास उसके लिए कहीं ज़्यादा मजबूत था। उसने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली और नज़रें फेर ली।
नीचे नैना पिंजरे से बाहर निकली और भारी कदमों से मृत्युंजय के पास जाकर खड़ी हो गई और धीमी आवाज में बोली, अब मैं रेडी हूँ। इस बार उसने उसकी कलाई नहीं पकड़ी, बस अपने कदम आगे बढ़ा दिए और नैना बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वहीं दूसरी ओर रघुवंशी विला का भव्य गार्डन, जहां मंडप सजाया गया था, जो मोगरे की महक और रोशनी से चमक रहा था, अब शमशान की तरह ठंडा और डरावना लग रहा था। मंडप में बैठा वरुण अपने चेहरे को बार बार ठीक कर रहा था। उसकी आंखों में बेसब्री नहीं बल्कि अपमान की आग थी। मीडिया के कैमरे और मेहमानों की कानाफूसी पृथ्वी रघुवंशी के कानों में किसी जहर की तरह घुल रही थी। कल्याण सिंह दहाड़ते हुए, पृथ्वी जी, यह क्या तमाशा है? पूरी दुनिया के सामने आपने मेरा और मेरे खानदान का मजाक बनवा दिया है। बारात दरवाजे पर है, मुहूर्त निकला जा रहा है और आपकी पोती का कोई अता पता नहीं है। क्या यही आपके खानदान की रवायत है? पृथ्वी रघुवंशी की मुठ्ठियां उनकी छड़ी पर कसी हुई थी। उनके चेहरे पर उभरी नसें साफ बता रही थी कि उनका खून खौल रहा है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, पर आज उनकी अपनी ही पोती ने उनके रघुवंशी गौरव की जड़ें काट दी थी। वह दबी हुई खतरनाक आवाज में बोले, वीर, सॉरी, अगर अगले आधे घंटे में नैना यहाँ नहीं मिली तो भूल जाना कि वह तुम्हारी बहन है। मैं उसे इस विला की दहलीज पर ही अपनी हाथों से सजा दूंगा। वीर और सौर्य लगातार फोन मिला रहे थे, पर नैना का नंबर बंद था। वह परेशान थे। उन्हें डर था कि कहीं नैना को किसी ने नुकसान न पहुंचाया हो। एक कोने में खड़ी त्रिशा, अदिति और नैना बिल्कुल शांत थी। उनके चेहरे पर न डर था न अफसोस। त्रिशा की नजरें कहीं और जमी थी, पर उसका दिमाग कुछ घंटे पहले की उस बातचीत में खो गया था। नैना बोली, मैं ये शादी नहीं करूंगी मॉम। आप मुझे जबरदस्ती मंडप तक नहीं ले जा सकती। मैं अभी इसी वक्त दादाजी से बात करती हूँ। त्रिशा धीरे से उसके पास आई और उसके गालों पर हाथ रखते हुए बोली, तू बस यह जोड़ा पहन और यहाँ से भाग जा। मैं खुद नहीं चाहती कि मेरी बेटी यह शादी करे। समय बहुत कम है, तुझे भागना होगा नैना। त्रिशा ने कांपते हाथों से नैना को लाल जोड़ा पहनाया। लाल बनारसी लहंगा उसके गोरे चेहरे पर और भी निखार ला रहा था। कोई भी देखता तो कहता दुल्हन हो तो ऐसी, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं थी, सिर्फ डर, उलझन और टूटन थी। नैना ने शीशे में खुद को देखा और फिर त्रिशा का हाथ कसकर पकड़ लिया। मॉम, एक बार फिर सोच लीजिए, इस तरह भागना ये सही नहीं है। हम बैठकर दादाजी से बात कर सकते हैं, वे समझेंगे। प्लीज, ये गलत है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। त्रिशा की आंखों में पल भर के लिए दर्द चमका, लेकिन अगले ही पल वह सख्त हो गई। मुझे लेक्चर देना बंद करो। तुमसे ज्यादा मैं अपने डैड को जानती हूँ। पृथ्वी रघुवंशी अपनी जुबान के पक्के हैं और अपनी जुबान निभाने के लिए वो किसी की भी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं। लेकिन मॉम, प्लीज एक बात बताइए, दादाजी ऐसा क्यों करेंगे? वो मेरी जिंदगी के साथ ऐसा सौदा कैसे कर सकते हैं? वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं मॉम, हमारे साथ वो कभी गलत नहीं कर सकते। त्रिशा के हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया, लेकिन उसने नजरें फेर ली। इस वक्त तेरे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है नैना। कैसे नहीं है मॉम? नैना बोली, आप सब कुछ जानती हैं, आप मुझसे छुपा रही हैं, है ना? त्रिशा ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। हो सकता है, लेकिन अभी यह सब जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है। उसने नैना के गाल पर हाथ फेरा। बस इतना समझ ले, इस वक्त तेरा यहाँ से भागना ही सबसे जरूरी है। अगर तू एक बार भी यहाँ रुक गई तो तुझे यह शादी करनी ही पड़ेगी और फिर तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। नैना की आंखों से आंसू गिर पड़े। आपको कैसे पता कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती? त्रिशा की आवाज़ भरा गई। क्योंकि मैं जानती हूँ तू किसी और से प्यार करती है। नैना चौंक गई। तेरी और नैना की सारी बातें मैंने सुन ली थी बेटा, उस दिन दरवाजे के बाहर खड़ी होकर। नैना की नज़रें झुक गई। इसलिए जा, अपने प्यार के पास चली जा। अगर किस्मत ने चाहा, अगर वक्त ने साथ दिया तो एक दिन तेरे सारे सवालों का जवाब खुद मिल जाएंगे। उसने नैना को सीने से लगा लिया। तभी नैना पूछी, बुआ, जब आप इससे भगाने ही वाली हैं तो फिर यह लाल शादी का जोड़ा क्यों पहना रही हैं? ये किसी साधारण से कपड़े में भी तो भाग सकती है। यह सुनते ही त्रिशा की आंखों में आंसू भर आए। उसके होठ कांपने लगे। क्योंकि नैना, मैं इसे अपनी बेटी को इस जोड़े में देखना चाहती थी। उसने नैना के गालों को छुआ। मैं जानती हूँ तू सीधे अपने प्यार के पास ही जाएगी और मैं चाहती हूँ कि तू इसी जोड़े में उससे शादी करे। उसकी आवाज़ टूट गई। इसलिए आज तुझे इसी जोड़े में इस घर से विदा कर रही हूँ। मैं चाहती थी कि मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊं।
लेकिन शायद बाद में यह मौका नहीं मिलता, इसलिए अपनी यह ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। जाकर अपने प्यार का हाथ थाम ले, और अगर कभी वक्त मिले तो एक प्यारी सी तस्वीर मुझे भेज देना। यह कहते कहते त्रिशा रो पड़ी और नैना को सीने से लगा लिया। क्यों मॉम? नैना बोली, हम इतने बेबस क्यों हैं? क्यों हमारी किस्मत ऐसी है? क्यों 18 साल बाद साथ होकर भी हमें फिर से अलग होना पड़ रहा है? नैना भी फुट फुट कर रोने लगी। तभी विला के मुख्य द्वार पर एक काली कार आकर रुकी। ढोल और नगाड़े अचानक रुक गए और त्रिशा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। पूरा विला उस गाड़ी की ओर देखने लगा और सबकी आंखें हैरत से फैल गई। क्या होगा आगे? क्या त्रिशा को पता चलेगा कि नैना कुणाल के पास नहीं बल्कि मृत्युंजय के पास है? तो वह क्या करेगी? अब कैसे जवाब देंगे पृथ्वी रघुवंशी मृत्युंजय की इस चाल का? आएंगे कहानी में और भी दिलचस्प मोड़। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।